नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको CUET PG जो 2024 का जो PYQs है उसको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा। एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को मैं निखार निखार के चेक किया हूं और किस तरह क्वेश्चन पूछता है, आगे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी कैसे आप डेवलप कीजिएगा। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं कि आप कौन हैं, और बहुत सारे नए बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते मैं भी। तो मैं अपना जो बैचलर्स है, मैं जूलॉजी से किया था, बॉटनी और केमिस्ट्री था मैं उसके साथ। उसके बाद मैंने बहुत सारे MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था और फाइनली मोस्ट ऑफ द जगह मैं टॉप रैंकर था। बट मैं JNU लाइफ साइंस चूज़ किया था क्योंकि मुझे लाइफ साइंस पढ़ना था। ठीक, उसके बाद मैंने डिफरेंट जो आपका एग्जाम्स होता है, आप लोगों को पता होगा, CS, NET, DBT, ICMR, तो ये सब एग्जाम भी मैंने निकाला और उसके बाद मैं PhD में एनरोल हो गया। अभी मैं PhD कर रहा हूँ RC फरीदाबाद में, बायोफिजिक्स में। ठीक है, मैं 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को गाइड कर चुका हूँ, 6 साल से ज़्यादा मैं बच्चे लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एक एक चीज़ मेरे को पता होता है कि इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, नॉट ओनली इन MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन डिफरेंट फंडिंग एग्जाम्स जो होते हैं, अब्रॉड में कैसे अप्लाई करना है, विद डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। उसके अलावा मैं अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन भी रखा हूँ बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए, दैट इज़ फाउंडर बायोस्कॉलर, और उसको क्रिएट किया गया है और हम लोग को, आपको वेबसाइट भी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग के साथ जुड़े रहिए। मैं पूरा चीज़ों को एक 1 बाय 1 जितना भी PYQs है सब सॉल्व करवाऊंगा। और उसके साथ साथ एक काम कीजिएगा, कोई भी क्वेरी आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन जो आया है, बहुत फेमस डिजीज था, सिकल सेल एनीमिया। बोला कि इस डिजीज कैरेक्टराइज बाय द पेशेंट एरिथ्रोसाइट हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक सिकल और क्रिसेंट से, सिकल की तरह दिखता है। बोला है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए कि डिलीशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड फ्रॉम द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन, सब्सटीट्यूशन ऑफ द हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू बाय पोलर 1, सब्सटीट्यूशन ऑफ द पोलर रेसिड्यू बाय हाइड्रोफोबिक 1 और सब्सटीट्यूशन ऑफ द वैलेंट रेसिड्यू बाय ग्लूटामिक एसिड। मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको आंसर करके आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे, या कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे लोगों को पता है हाँ 6 पोजीशन में तो होता है, पोजीशन में वहाँ पर रिप्लेस हो जाता है, बट एग्जैक्टली चीज़ें ऐसा नहीं है। पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये सब्सटीट्यूशन और ये डिलीशन होता क्या है, और ये सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली क्या होता है। तो भाई सिकल सेल एनीमिया का बात अगर मैं करूँ तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स ऐसे होता है, आप लोगों को पता है कि हम लोग का ब्लड प्लाज्मा के ऊपर बहुत सारे कर्फसल सेल्स भी होता है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया, उसके अलावा प्लेटलेट्स भी होता है। तो जो RBC होता है उसके बाद आपका अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। तो क्या होता है, उस पर 2 चेन होता है, अल्फा चेन होता है, बीटा चेन होता है। तो जो बीटा चेन होता है वहाँ पर एक 6 पोजीशन में, ये पोजीशन जो लिखा है 6 पोजीशन में होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है जो एक पोलर चार्ज रेसिड्यू होता है, और वो रिप्लेस होकर पॉइंट म्यूटेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना आपको T, थाइमिन की जगह आपका एडेनिन रिप्लेस हो जाता है। ठीक, एक रेसिड्यू के कारण क्या होता है कि जो आपका जेनेटिक कोड होता है 3 के 3 में फॉर्म में, देखिए, तो ये ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा था, बट यहाँ पर आपका वैलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अगर आपको ध्यान से पता होगा, ये चार्ज रेसिड्यू होता है, ये आपका हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू होता है, वैलिन जो होता है। उसके कारण क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है वो एक साथ जुड़ना शुरू करेगा, फिलामेंटस एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसके कारण जो RBC होता है ऐसे नॉर्मल सिकल सेल का हो जाता है। अब ये थ्योरी तो मोस्ट ऑफ द बच्चे को पता होता है, बट पता क्या नहीं होता, ये वाला सीन यहाँ गलती कर जाते हैं बच्चे। सब्सटीट्यूशन मतलब होता है कि एक जो आपका रेसिड्यू हो वो रिप्लेस होकर दूसरे रेसिड्यू में ट्रांसफर हो जाए। इंसर्शन मतलब होता है कि एडिशनल कुछ आप रेसिड्यू ऐड कर दिए। डिलीशन मतलब आप काट के कुछ को फेंक दिए। ठीक, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन करना बहुत इजी रह जाएगा। बोला डिलीशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड फ्रॉम द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन, बुझना क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पता है पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है और यहाँ पर सब्सटीट्यूशन हो रहा है, ना कि आपका यहाँ पर डिलीशन हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये आंसर गलत है। इसके बाद देखिए कि सब्सटीट्यूशन ऑफ द हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू पे पोलर 1, बोला कि हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू पोलर से रिप्लेस हो रहा है। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोलर था, हाइड्रोफोबिक से रिप्लेस हो रहा है, तो ये वाला आंसर भी गलत हो गया। बोला है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ द पोलर रेसिड्यू बाय हाइड्रोफोबिक 1, क्या ये स्टेटमेंट सही बोला है? अब ये वाला स्टेटमेंट जो 4 नंबर में ध्यान देखिएगा, ये गलत इसलिए होगा क्योंकि बोला है सब्सटीट्यूशन ऑफ द वैलिन रेसिड्यू बाय ग्लूटामिक एसिड। नहीं, यहाँ पर जो आंसर देखा है सब्सटीट्यूशन ऑफ द पोलर रेसिड्यू था आपका, वो रिप्लेस किससे हुआ? हाइड्रोफोबिक 1, मतलब वैलिन जो है हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। बट नीचे वाला ऑप्शन जो ऑप्शन है, ये मेजोरिटी बच्चे गलती क्यों करेगा? बोला है कि वैलिन को रिप्लेस किया गया ग्लूटामिक एसिड से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे रिवीजन नहीं करते सच, और ये गलती होता है। लोगों को पता तो होता है कि ग्लूटामिक एसिड नहीं तो वैलिन था, तो ये वाला आंसर करके आ जाते हैं। बट आंसर होगा सब्सटीट्यूशन ऑफ द पोलर रेसिड्यू बाय हाइड्रोफोबिक 1। ठीक है, तो आपको ये आंसर आप याद रखिएगा। इस तरह का मतलब कन्फ्यूजन आपको क्रिएट किया जाता है एग्जाम के द्वारा, ठीक, जब आप एग्जाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ग्लूकोनेओजेनेसिस से सिंथेसाइज द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोरेट प्रिकर्सर्स। ठीक है, अब बोला है कि
ग्लूकोनेजेस एक प्रोसेस है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आता है, आप लोगों को पता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकॉर्सर से बनता है, आपको लिख के बता दिया। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, आपका नॉलेज को चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन देगा। और ये नया मतलब फॉर्मेट आया एग्जाम में सीयूईटी का, बोला था मेन साइट ऑफ द ग्लूकोनेजेनेस इज लीवर, ये तो सब राइट कर देंगे, सबको पता है, यहाँ पर गलती नहीं होगा। फॉर लेसर एक्सटेंट ऑफ ग्लूकोनेजेनेस ऑकर इन किडनी, अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता किडनी में होता है क्या, बट ये क्वेरी आपका सॉल्व तब होगा जब आपका थ्योरी अच्छे से पता होगा। और क्या क्या बोला, वेरी लिटिल ग्लूकोनेजेंस ऑकर इन ब्रेन एंड मसल्स एंड सेकेंड मेन साइड ऑफ द ग्लूकोनेजेंस इज हार्ट, सबको पता है, ये तो गलत होगा। बट ये 2 नंबर बी या सी में बच्चे लोगों का कन्फ्यूजन हो जाएगा और वहाँ गलती करके आ जाएंगे। कैसे, देखो ये मैं एक स्लाइड जोड़ के रखा हूँ, ग्लूकोनेजेंस क्या होता है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो आपको ऑलरेडी वहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया था। कब होता है, हो सकता है जब मैं बोल बच्चे लोगों को बोलता हूँ कि PYQ सॉल्व करो, मतलब ये नहीं कि आप PYQs मतलब कर लिया और आंसर करके चले गए, नहीं, उस क्वेश्चन के पीछे थ्योरी भी समझना पड़ेगा, बैक हैंड में जाके वो पढ़ना भी पड़ेगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, टॉपिक सेम होता है, ठीक। फास्टिंग, लो कार्ब डाइट, इंटेंस एक्सरसाइज, स्टार्वेशन, ये सिनेरियो में आपका ग्लूकोनेजेनेसिस होता है। क्या क्या होता है, किससे नॉन प्रिकॉर्सर्स जो होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकॉर्सर्स क्या है, अमीनो एसिड हो गया, लैक्टेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, पायरुवेट हो गया, यहाँ से वो कन्वर्ट करवा देता है। क्या करता है, कहाँ कहाँ होता है, लीवर में होता है, किडनी में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, मसल में होता है, ब्रेन में होता है, बट मेन साइड आपका लीवर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको तभी हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बैक हैंड में जाइएगा आप, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगा। मतलब हाँ, ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर जो बोला है सही बोला है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही बोला है, बट ये लास्ट वाला स्टेटमेंट सही नहीं बोला। मतलब A, B, C आपका जो है ये आपका A, B, and C ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक। ये बट अब ऑप्शन देखिए कितना स्ट्रैटेजिकली आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप गलती कर दें, तो ये चीज़ें जितना भी आप देख रहे हैं ये मैं इंक्लूड करके रखा हूँ, आपको इजी होगा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा क्या चीज़ आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, जो बच्चे लोग हम लोग पढ़ाते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनेजेनेसिस में कौन कौन सा एंजाइम है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्लाइकोलाइसिस में जो इरिवर्सिबल एंजाइम होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। हेक्सोकाइनेज आपका जैसे हो गया, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज हो गया, ये सब जो एंजाइम है आपका इरिवर्सिबल एंजाइम, मतलब इसके रिप्लेस में जो ग्लूकोनेजेनेसिस में एंजाइम है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले और ये डायग्राम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया जाएगा था, मतलब मैं मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको इधर उधर सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ते हैं, बट जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से आप सिर्फ सेल बायोलॉजी क्वेश्चन कर रहे हैं, रैंडमली कीजिएगा तो आपका मेंटेलिटी ऐसे बनेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। यहाँ पर डायरेक्ट अगर ये चार्ट आपको याद होगा तो आप ये चार्ट कर दीजिएगा, इसमें कुछ मतलब कुछ साइंस नहीं, इसमें रेक्टिफिकेशन करना है, बस सिंपल सी बात है। ह्यूमन वाला तो सबको पता है, हाँ भाई हैप्लॉइड 23 पेयर होगा, सी तो हमारा थीन ही होगा थी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये गलती आपको तो यहाँ पर दिया है कि आप गलती करें, क्योंकि यहाँ पर सब सेम है। अब आपको देखना पड़ेगा गलती कहाँ हो सकता है, तो आपको निमाटोड वाला जो सी एलिगेंस है ये आपका बोला है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से बनेगा, ठीक। सी का 3 तो आप लोग कर दिए कि, लेकिन ये सी सब में 3 है। अब बोला है कि जो फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसका कितना होगा। तो भाई देखो फ्रूट फ्लाई जो है यहाँ पर ड्रोसोफिला जो है उसका डिप्लॉयड होता है 8, हैप्लॉयड होता है 4, यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया है डिप्लॉयड 8 दिया है, तो ड्रोसोफिला ए वाला 4 ऑप्शन हो गया, ए वाला 4 ऑप्शन देखिए ये इधर। अब बी वाला 2 होगा, जैसे बी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बी आपका 2 हो गया, हैप्लॉयड 6, ये सही बोला है, निमाटोड का हैप्लॉयड 6 होगा। निमाटोड का देख लेते, चलिए इधर आइए, सी एलिगेंस आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है, और यहाँ पर देखिए 6 दिया है तो बात सही है, ये सही बोला, तो आंसर आपका ये होगा। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया ये वो सब आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म है, तो हो सकता है जो मॉडल ऑर्गेनिज्म इस टाइम पूछ लिया है, नेक्स्ट टाइम दूसरा मॉडल ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये गलती आपको नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाए, भाग जाए, हो जाए काम, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये बहुत फेमस इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द रूल दैट सजेस्ट दैट द एंडोथर्मिक एनिमल्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट टेंड टू हैव शॉर्टर एक्सट्रीमिज। अब बोला कि ये जो फॉर्मूला है, जो ये चीज़ें प्रिंसिपल दिया गया था, ये कौन सा प्रिंसिपल है, बर्गमैन रूल्स है, एलिस रूल है, बोटलनर इफेक्ट है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि आप ये रूल्स पढ़ के नहीं जाइएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको चार्ट इंक्लूड करके दे दिया हूँ जहाँ पर जितना भी रूल्स है सब मेंशन कर दिया हूँ। ये आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन करना है, ये वीडियो से आपको इतना हेल्प हो जाएगा कि आप एग्जाम में जाइएगा तो मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका हो जाएगा। एलिस रूल क्या कहता है, देखिए ये बर्गमैन रूल, एलिस रूल क्या होता है। बर्गमैन रूल क्या बोलता है, विद इन द स्पेसिस के अंदर इंडिविजुअल्स इन द कोल्डर क्लाइमेट टेंड टू बी लार्जर इन साइज विच हेल्प्स इन कंजर्व द बॉडी हीट
वाइल दोज इन वार्मर क्लाइमेट टेंड टू स्मॉलर टू प्रोमोट द हीट लॉस। क्योंकि जो ठंडे टाइम में रहता है एनिमल्स रहते हैं उसको अपना हीट कंडक्टिविटी कम करना पड़ता है, तो फैट डिपॉजिट ज़्यादा करते हैं। उससे क्या होता है कि क्योंकि खाना तो मिलेगा नहीं ठंडी के टाइम, तो क्या करना पड़ता है, खाना रिजर्व भी करना पड़ता है और बॉडी को हीट से बचाना भी होता है, मतलब बाहर जो कम टेम्परेचर उससे बचाना भी होता है, तो इसलिए उसका साइज ज़्यादा होता है, फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। वही एलिन्स रूल में देखिए क्या बोला, इन कोल्डर क्लाइमेट द एनिमल टेंड टू हैव शॉर्टर अपेंडेजेस आर टेल्स लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस, एंड वाइल वार्मर क्लाइमेट्स एनिमल्स टेंड टू हैव लॉन्गर अपेंडेजेस फॉर द हीट डिस्पर्सन। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिन एक डायग्राम दिया हूँ कि फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट द क्लाइमेट टेंड टू इंक्रीजिंग कोल्डर। तो यहाँ पर कान बड़ा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, यहाँ पर भी बड़ा था, फिर छोटा हो रहा है, फिर छोटा, बालू का छोटा हो गया आते आते। तो ये आपको सिंपली दिख रहा है कि आंसर जो है एलियंस रूल होगा। अब बोटल फिटनेस जो है इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, जब मैं उस रिलेटेड क्वेश्चन आऊँगा तो उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, चलो अब बात है कि जितना भी आपका चार्ट डायग्राम आप देखें उसको सब में मैं एक बुक में इंक्लूड करके रखा हूँ। ये 3 ही बुक है आपका, ये आपको इंस्टा मोजो में मिल जाएगा। आप बहुत कम कॉस्ट में देख सकते हैं, 150 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया, इतना कम में तो कोई बुक नहीं देगा। मैं सब कुछ चार्ट में इंक्लूड करके रखा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये इनफ बुक है, इनफ है, मतलब ये पढ़ लूँगा तो हो जाएगा। भाई देखो 60 से 70% चीज़ें रेडी हो जाएगा, बट बाकी चीज़ तो तुम्हें बुक से पढ़ना पड़ेगा ना भाई। तो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लो, नहीं तो आप पाथफाइंडर का बुक पढ़ सकते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। ये आपको इंस्टा मुझे आपको डाउनलोड करते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। बट वही आपका अमेजन में भी हम लोग का बुक है, कोई चाहता नहीं सर इंस्टा मुझे से नहीं खरीदूंगा, अमेजन से ले लूँगा, तो अमेजन से भी ले सकते हैं, बट वहाँ पर पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि किंडल में आपका वहाँ पर डाउनलोड नहीं होगा, आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्रेफरेंस चॉइस है। ये जितना भी मटेरियल मैं पढ़ा रहा हूँ ये तीनों ई बुक में मैं सब कुछ मेंशन करके रखा हूँ। अगर आपको चेक करना है तो सस्ता वाला ई बुक डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, अच्छा लगे तो बाकी ले लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। बुक में तो मैं PYQ यहाँ से कराई दूंगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाता हूँ, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट तो आपको बता दूंगा। यहाँ पर डाउन सिंड्रोम, फटाव सिंड्रोम, एडवर्ड अरक्लाइन पैटर्न सिंड्रोम, ये सब आपका क्रोमोसोमल एबरेशन का कारण होता है। ये एक चार्ट में यहाँ पर दे दिया हूँ, ठीक है। ये चार्ट आपको देख रखा हूँ, ये रट्टाफिकेशन आपको करना है कि आपका सिंड्रोम क्या नाम है, क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, घुमा फिरा के इधर उधर करके। MSc एंट्रेंस एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है, मतलब हर साल पूछा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसको चार्ट भी आपको दे दिया, आपको इजी होगा। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, ये भी फेमस क्वेश्चन है, मतलब टाइप ऑफ एंजाइम्स और उसका फंक्शन। आप लोग बताइए कि जो डिहाइड्रोजन होता है वो क्या होता है। तो आपको डिहाइड्रोजन आप लोग पता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो मैं A अगर 2 कर दूँ, इसके पहले आपको समझना पड़ेगा ये बोल क्या रहा हूँ मैं। देखिए एंजाइम को क्लासीफाई किया जाता है मल्टीपल डायरेक्शन में। देखिए ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज, लाइगेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज में क्या होता है, जितना भी एग्जाम्पल देखिए, डिहाइड्रोजनेस, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टेटमेंट दिखा, तो ये क्या है, डिहाइड्रोजनेस है, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस हुआ, तो ये हो गया ना ऑप्शन। उसके अलावा देखिएगा हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ स्टार्टेड बाय द वाटर। तो जैसे ट्रिप्सिन हो गया, प्रोटीएजेस हो गया, ये सब हाइड्रोलिसिस में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्या, देखिए सब डेफिनेटली दिया है, ट्रिप्सिन दिया, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो बी भाई 3 हो गया, ठीक है। ए आपका हो गया 2। क्या यहाँ पर कोई आंसर है जिसमें A 2 है और आपका B 3 है? हाँ है। और कोई में A 2 है? नहीं है। तो आंसर ये हुआ। ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हैं। ये चार्ट में दे के रखा हूँ क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि करा और भाग गया, सर मैं तो क्वेश्चन राइट कर दिया, ऐसे नहीं करना है। जब क्वेश्चन कुछ पूछता है उसके बैकग्राउंड में जाना है, उसका थ्योरी को पढ़ना है, रिवीजन करना है। और हो सकता है इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछे, नेक्स्ट टाइम कुछ और पूछेगा, सेम टू सेम तो पूछेगा नहीं। तो ऐसे जब मैं बोलता हूँ PYQs करो, मतलब PYQs ऐसे करना है कि आपको उस क्वेश्चन के पीछे थ्योरी में जाना है और उस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब तक नहीं कीजिएगा आपका नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इससे कीजिएगा, आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। मैं टॉप रैंक कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको ये सब चीज़ मैं गाइड करूँगा, ठीक है। अच्छे से आप वीडियो को फॉलोअप करते रहिए, मैं 1 बाय 1 देते रहूँगा। यहाँ पर एक देखिए PYQs दिया गया कि एंजाइम दिया है, बहुत फेमस क्वेश्चन आता है हर साल, एंजाइम से आपका कोई एंजाइम से। तो इसलिए मैं चार्ट दे के रखा हूँ आप लोगों के लिए। ये चार्ट आपको मिल जाएगा, जो ई बुक में ये सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट कोएंजाइम ए क्या होता है आप लोगों को याद रखिए, कुछ कुछ और चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे थायमिन पायरोफॉस्फेटेज TPP B1 बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ट्रांसकीटोसिस का एग्जाम्पल होता है। ये आपको चीज़ें याद रखना पड़ेगा। तो पहले ये हो गया, तो जब भी D को 1 कर दीजिएगा, देखिएगा D में एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 है, ये वाला। आँख मूंद करके ऐसे कर दीजिएगा, क्यों? लेकिन ये करके भाग के यार खुश नहीं होना कि मैं तो PYQs कर दिया, सॉल्व हो गया, फिर भी मेरा एंट्रेंस में नंबर क्यों नहीं है, ऐसे नहीं करना है। इसके पीछे जाना बैकग्राउंड में, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड भी है,
निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड भी है, कोएंजाइम ए भी है, ये सब कहाँ है इसका भी याद रखो। कोएंजाइम ए पेंटोथेनिक एसिड एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, थियोकाइनेस होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, जितना तरह पीओएस को क्वेश्चन कीजिएगा, उतना जल्दी आपका रिवीजन होगा और आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, हम लोग भी बैच में स्टूडेंट लोगों को पढ़ाता है, बाय स्कॉलर का प्लेटफॉर्म है, अलग से हम लोग क्लास भी लेते हैं वहाँ पर, आप लोग वेबसाइट में चेक कर लीजिएगा, आपको प्ले स्टोर में ऐप भी मिल जाएगा और एंड्रॉइड यूज़र है, अगर आप एप्पल यूज़ करते तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर मिल जाएगा। हम लोग कोर्स भी लॉन्च किए, वहाँ पर आपको बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ। अब बात है कि देखिए एक क्वेश्चन और आगे सेम ईयर में एक विटामिन से ये क्वेश्चन आया 2024 में, वही क्वेश्चन आपका 2024 में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया डेफिशिएंसी से, तो इसका भी चार्ट में दे के रखा हूँ। देखिए ये चार्ट में आपको दे के रखा हूँ, विटामिन ए बी सी कुछ कुछ चीज़ें तो आपको याद होना चाहिए। जैसे विटामिन डी क्या करता है, रिकेट होता है, रिकेट्स मतलब बोन वीक हो जाता है, ठीक, डिफॉर्म हो जाता है। उसके अलावा क्या याद रखना है, विटामिन B12 का याद रखना है, कोबालामिन, ये क्या होता है, पर्नीसियस एनीमिया होता है। उसके अलावा पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का एनीमिया होता है, नॉर्मल एनीमिया, ठीक है। उसके अलावा क्या याद रखना है कि यहाँ पर जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है हर साल। उसके अलावा बेरी वीकनेस होता है B1, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, B3 से पेलेग्रा होता है, ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा कि B12 मतलब पाइनेसिस एनीमिया होता है, B1 मतलब आपका बेरी होता है। उसके बाद आपको नीचे आइएगा तो और बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इसी दो ऑप्शन से आप कर लीजिएगा। जैसे A1 में आपको बोला A1 का कौन सा होगा, बेरी होगा, 2 हो गया। और आपका अगर D देखिएगा, D का आपका 1 हो गया, तो D कौन सा 1 है, D1 में यहाँ पर है, देखिए ऑप्शन ये D1 है, आंसर हो गया। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बोला है कि हीमोग्लोबिन जो है उसका क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पर एंटीबॉडी के ऊपर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट है, बताओ। तो जो IgA इज अ मेन क्लास ऑफ एंटीबॉडी, सबको पता है, ये सब राइट करके आएगा। IG इज फाउंड एट सीक्रेशन ऑफ द लंग इंटेस्टाइन, बहुत बच्चे लंग्स में तो कर देंगे, इंटेस्टाइन में थोड़ा दिक्कत होगा, बट ये भी आंसर कर देंगे मोस्ट ऑफ द बच्चे। IgA इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये भी बच्चे बहुत सारे कर देंगे, बट यहाँ पर देखो ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया है कि ब्लड स्ट्रीम में होता है कि नहीं। तो भाई देखो जो ये IG है ना, वो सिक्रेटरी एंटीबॉडी है, ब्लड स्ट्रीम में नहीं पाया जाता है। ब्लड स्ट्रीम में IgG और IgM पाया जाता है, ये याद रखना। इसका एफिनिटी ज़्यादा होता है, इसका एफिनिटी कम होता है। बट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहले रिएक्शन जब एंटीजन एक्सपोजर होता है तो पहला जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है उसे IgM आता है, और सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो होता है उसे IgG आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए आंसर, और जितना ये क्वेश्चन करके सिर्फ भागना नहीं है, बाकी चीज़ भी पढ़ना है कि IgG, IgA, IgD, IgE क्या करता है। जो अनकॉमन है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। IgE एलर्जी सबको पता होता है, IgD किसको पता नहीं है, बहुत मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती कर जाते हैं। IgE आपका माउथ में होता है, ट्रैकिया में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में आपका IgG, IgM, IgD, IgE होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा मैं एक और चीज़ें चिपकाया हूँ यहाँ पर फंक्शन के साथ साथ। देखिए यहाँ पर IgA डाइमर बनता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। मोनोमर होता है, पेंटामर होता है, जे चेन कहाँ पर होता है, जे चेन में किसने नहीं होता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके अलावा फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन नेचर क्या है, कहाँ सिक्रेटन होता है और कहाँ मेजरली पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें, कोलेस्ट्रॉम तो बहुत क्वेश्चन आ जाता है, हर बार आता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। क्या IgG कहाँ पाया जाता है, लिम्फ नोड में पाया जाता है, लिम्फ में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, फीटस में पाया जाता है। तो इधर उधर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं कि PYQs के और खुश हो गए और रात में मैं बैठ गया आराम से बैठ के एकदम मूवी वूवी देख रहा हूँ, ऐसे नहीं। आपको कॉन्सेप्ट के पीछे जाना है, उसको रिवाइज करना है, तभी जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर ऐसे नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, चलो ये क्वेश्चन तो देखिए मोस्ट ऑफ द बच्चे छोड़ के आएंगे, लेकिन छोड़ने का कुछ था नहीं इसमें। ये चीज़ें अगर ये चार्ट आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। कुछ का याद रखना है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और क्या क्वेश्चन आएगा, SCN से क्वेश्चन आ जाता है, फॉस्जिन से क्वेश्चन आ जाता है, क्लोराइन से आता है, जनरली मैं देखा हूँ। उसके अलावा मीथेन से आता है। तो ये सब पार्ट आपको याद रखना है कि क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, ये सब आपको याद रखना है। अगर ये आप याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, रोटेन एक की तरह बोला है यहाँ पर, देखो। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रोटेन एक की तरह होता है, तो भाई D1 हो जाता है यहाँ पर, D1 है। अब D1 कहाँ पर, देखो D1 है, ऐसा निकल गया। बाकी आप यहाँ मैच करके रेक्टिफिकेशन कर लीजिएगा, रट्टा मारना इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो तो इतना आज के लिए, इतने काफ़ी। और नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते रहूँगा और वीडियो बनाते रहूँगा। आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो तो लिख दीजिए, और जो मैं आप लोगों को अभी दिया था होमवर्क उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी मैं इस तरह का वीडियो देते रहूँगा, प्रेम पूर्वक आदरपूर्वक तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में देते रहूँगा धीरे धीरे करके, ठीक है।